गुड न्यूज टुडे आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। साल 2019 दिसंबर आते आते लोगों के कानों में एक नाम सुनाई देने लगा और वो था कोरोना। चीन में ये महामारी लगातार फैल रही थी, लेकिन चीन से तक बाकी मुल्कों में लोग इससे अनजान थे। 2020 जनवरी में कई देशों तक कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। हाल ये हुआ कि मार्च में पूरी दुनिया थम गई और आज तक इस महामारी से दुनिया जूझ रही है। सामाजिक, आर्थिक और सेहत के मोर्चे पर हर जगह कोरोना से जुड़े कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। आज कुछ ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कोरोना को मात देने के लिए भले ही हमारे पास इस वक्त वैक्सीन जैसा मजबूत हथियार हो, लेकिन अब भी उसे लगवाने को लेकर सवाल बहुत सारे हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं का जब जिक्र आता है तो ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं, और उसी से पैदा होते हैं बहुत सारे सवाल जिनका जवाब आज हम तलाशेंगे। सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि क्या गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लेनी चाहिए या फिर नहीं, और वैक्सीन का असर क्या गर्भ में पल रहे बच्चे पर होता है। संक्रमण के बाद मां और बच्चे पर इसका क्या असर होता है। संक्रमण के बाद ब्रेस्ट फीडिंग क्या सही है या गलत है। प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा कितना बना रहता है ऐसे में, और डिलीवरी के बाद बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी क्या कुछ असर होगा। अगर नवजात संक्रमित है तो क्या उसे पैदा होते ही मास्क लगा देना चाहिए। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, डायरेक्टर LNJP से। डॉक्टर दीपा जोशी गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ होंगी, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है शिल्पा श्रीवास्तव जी। नवंबर में ही इनके बेबी हुआ है। शिल्पा जी, सबसे पहले बहुत बधाई। शुरुआत आप ही से हम करना चाहेंगे क्योंकि ये एक केस स्टडी है जो हमारे पास, और शिल्पा जी से बातचीत में बहुत सारे ऐसे सवाल निकलेंगे जो आपके लिए भी बहुत मददगार होंगे, और ये वही सवाल होंगे जिनका जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे हमारे तमाम पैनलिस्ट के जरिए। शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कोविड काल में आपकी डिलीवरी हुई है, थ्रू आउट कोविड, क्योंकि इसमें डेल्टा वेव भी आई होगी। आपने बताया कि 25 नवंबर को आपने बेबी डिलीवर किया, डेल्टा वेव भी थी पिछले साल, लेकिन मुझे ये बताइए किस तरह की परेशानियां, दिक्कतें आपके मन में आई, क्या आपने वैक्सीन लगवाई थी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे कोविड हुआ था मेरी प्रेगनेंसी के 5th वीक में। तो जिस दिन मेरी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई, प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी, उसी दिन मुझे पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव भी हूँ। तो उस टाइम पे डेल्टा वेरिएंट ही चल रहा था, एंड परेशानी थी बिकॉज आई वाज कंसीविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और 5th वीक था, जस्ट द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। आगे कैसे चलेगा, सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं, कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी नहीं ले सकते। तो वो सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे दिख रही थी कि ये सब कुछ ठीक कैसे चलाया जाए आगे। जी, मैं एक सवाल जानना चाहूंगी, फिर मैं वापस अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। क्या आपने वैक्सीन लगवाई थी तब तक? तब तक एलिजिबिलिटी नहीं थी वैक्सीन लगवाने की, क्योंकि तब 40+ को ही वैक्सीन लग रही थी। तो उस टाइम एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो इसीलिए वैक्सीन नहीं लगी थी, नॉट इवन द फर्स्ट डोज। जी, हमारे तीनों पैनलिस्ट डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि डॉक्टर एम वली, डॉक्टर सुरेश और डॉक्टर दीपा, हमने कोशिश आज ये हमारी है गुड न्यूज के माध्यम से कि हम लोगों को जागरूक भी करें, और स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फिर पैदा हो रहे बच्चे हैं उनके बारे में अगर किसी तरह का कोई संशय किसी के जहन में है तो हम उसको क्लियर करें। डॉक्टर एम वली, आपने सुना शिल्पा जी ने कहा कि जिस दिन उनको पता चला कि शी इज एक्सपेक्टिंग, उसी दौरान डेल्टा वेव भी चल रही थी और उनको कोरोना भी हुआ है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल, चलिए उस वक्त तो वैक्सीन थी नहीं, क्या एक्सपेक्टिंग लेडीज जो एक्सपेक्ट कर रही हैं उनको वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं, और ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छी सिचुएशन है जो आज आप यहाँ डिस्कशन में लाई हैं, और वर्ल्ड ओवर इस पे बहुत दिनों से काम हो रहा है। और प्रेगनेंसी विज़ जो लोग प्रेग्नेंट होने वाले हैं, या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, या जो अभी आगे चल के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको प्रेगनेंसी होगी, उनके लिए वैक्सीन की सेफ्टी पर काम हुआ है और बहुत अच्छे से काम हो गया है। मॉडर्ना, फाइजर के दोनों वैक्सीन के द्वारा ये देखा गया है कि वैक्सीन से कोई भी इस तरह का एबॉर्शन या साइड इफेक्ट, या मदर को कोई इंजरी या फीटस को कोई इंजरी, इस तरह की कोई भी चीज रिपोर्ट नहीं हुई है। न वैक्सीन से कोई इस तरह का प्रभाव होने वाले बच्चे पर, जिसको हम टेरेटोजेनेसिस कहते हैं, वो रिपोर्ट हुआ है। और वैक्सीन के बारे में बहुत बारीकी से शुरू में रिसर्च हुई थी कि ये वैक्सीन ओवरी में, और जहां अंडा बनता है अंडाशय में, जिसको हम ओवरी कहते हैं,
वहाँ कितनी परसेंटेज तक पहुँचता है, तो इसकी बहुत बहुत छोटी परसेंटेज में ये वहाँ पहुँचता ज़रूर है, लेकिन उससे कोई भी ओवेरियन फंक्शन में या ओवम के प्रोडक्शन में या ओवम की मेच्योरिटी में कोई फर्क नहीं होता। ये बहुत पहले रिसर्च हुई थी और अभी ये सेफ्टी इसकी बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है और अभी इस पे और काम होना बाकी है और बारीकी से काम होना बाकी है, क्योंकि यहाँ दो जाने एक साथ हम डील करेंगे जब हम प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड कंडीशंस जो आप दिखा रही हैं, डायबिटिक प्रेग्नेंट लेडी में, हाइपरटेंशन में, तो ये सब वैक्सीन यूज होने लगेंगे, जल्दी ही हमारे देश में भी यूज होने लगेंगे। लेकिन जहाँ तक आज के प्रोग्राम का ताल्लुक है, तो मैं भरोसे के साथ आश्वासन दिला सकता हूँ सब होने वाली मदर्स को या गर्भवती महिलाओं को या जो एक्सपेक्ट कर रही हैं उनको, जो फीडिंग कर रही हैं उनको, कि वैक्सीन से कोई खतरा उनको, ना फीटस को या होने वाले बच्चे को जिसको हम कह रहे हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी वो नहीं होता है और इम्यूनिटी को वैक्सीन जो है उनके लिए बढ़ाता है और होने वाले बच्चे में भी ये ट्रांसफर करता है। चलिए, ये चीज और ये बात तो डॉक्टर एम्बली ने क्लियर कर दी कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज वैक्सीन लेती हैं तो उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। डॉक्टर दीपा, मैं आपके पास आऊंगी, फिर उसके बाद डॉक्टर सुरेश आपके पास आऊंगी। डॉक्टर दीपा, क्योंकि आपके लिए चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पहले तो बहुत सारी, स्पेशली आप देखिए शिल्पा जैसी जो फर्स्ट टाइम एक्सपेक्ट कर रही हैं, पहली बार मां बनने जा रही हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स सवाल जवाब होते हैं, लेकिन कोरोना काल में इस सिचुएशन को हैंडल करना आपके लिए कितना टफ है, क्योंकि ऐसे में मानसिक स्थिति भी बिल्कुल सही तरीके से रहे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, उसका भी ख्याल आपको रखना है। डॉक्टर दीपा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक्चुअली इस बीमारी का भय इतना ज्यादा था शुरू में कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई और हम महिलाओं को यही कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% महिलाएं जिनको कोरोना होगा वो वैसे ही ठीक हो जाएंगी और कुछ 10% ही हैं जो गंभीर स्थिति में पहुंचेगी, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की या आईसीयू एडमिशन की या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। उनमें भी ज्यादा प्रतिशत उनका है जो 35 साल से ज्यादा है या जिनको डायबिटीज है या और कोई साथ में कोई मेडिकल कंडीशन है। तो डरने की जरूरत नहीं है, इसमें अपने सावधानी रखना है, जो हम कहते हैं कि एसएमएस का फॉलो करना है हमको, सैनिटाइजेशन, मास्क और डॉक्टर सोशल मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, क्योंकि वैसे ही जब एक महिला गर्भधारण करती है, एक्सपेक्ट करती है, तो उसी दौरान उसको बहुत सारी प्रिकॉशंस के लिए बोला जाता है। स्पेशली ये कहा जाता है कि कोशिश ये कीजिए कि आपको खांसी जुकाम या बुखार ना हो, क्योंकि आप अलग तरह की मेडिसिन जैसे पैरासिटामोल वगैरह दूसरी मेडिसिन उसको नहीं देने की सलाह होती, क्योंकि अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि अगर आप देसी नुस्खा अपनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे में अब देखिए शिल्पा, एक बहुत अच्छी केस स्टडी हमारे सामने है जिनको कोरोना हो गया था। ऐसे में क्या दवाइयां, जाहिर सी बात है कि लेनी पड़ेंगी, तो वो कितनी हानिकारक होती हैं या नहीं होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? नहीं, देखिए, पैरासिटामोल तो सेफ ड्रग है। अगर बुखार आया है तो पैरासिटामोल और सर्दी की जो सिंपल दवाइयां हैं जैसे सेट्रिजिन हो गई, तो ये सेफ दवाइयां हैं और आमतौर पे इन्हीं दवाइयों से ही ठीक हो जाता है। मैं आपसे बता रही हूँ कि 90% महिलाओं को गंभीर स्थिति तक नहीं पहुंचती है वो, लेकिन मान लो अगर वो बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गई तो फिर माँ हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो फिर हम रेमडेसिविर, मतलब वो बहुत बैलेंस वे करके कि भाई अब माँ को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर हम इस तरह की दवाइयां भी हमने यूज करी है, रेमडेसिविर है या और भी बाकी जो भी दवाइयां मार्केट में आई थी, पर वो सिर्फ बहुत गंभीर स्थिति में। जी, और उसके कोई साइड इफेक्ट्स आपको नजर आए? देखिए, इसकी स्टडीज बहुत कम है, अभी इस पे रिसर्च होना बाकी है, क्योंकि लास्ट वेव में ही बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी महिलाएं, तो अब उनका अब आगे पता पड़ेगा कि बच्चों पे कितना असर हुआ है, साल भर जब होगा तब। जी, डॉक्टर सुरेश कुमार, डायरेक्टर एलएनजेपी है। डॉक्टर साहब, एलएनजेपी में तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए, मेरे ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूं तो नंबर शायद एग्जैक्ट आप बता पाएंगे, 30 के करीब ऐसे केसेस आए थे जब डिलीवरी के लिए महिलाएं वहां पर आई थी। और वो, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो ये है कि आप पहले अपना RT-PCR करवा के, और उसमें ये पता चला था कि वो कोविड पॉजिटिव है।
इस सिचुएशन को अस्पताल ने हैंडल कैसे किया, और क्या अगर ऐसा पता चलता है कि डिलीवरी के वक्त में एक महिला कोविड पॉजिटिव है, क्या सिचुएशन क्रिटिकल बन जाती है, ऐसे में क्या करना चाहिए? जी मैडम, आपने आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही जो भी चिंता है गर्भवती महिलाओं के, उनको आपके माध्यम से ये सारा डर दूर होगा। हमने अभी तक पिछले वीक में ही हमारे यहाँ पे अराउंड 30 डिलीवरीज हुई है जो नॉर्मल डिलीवरी, इसके अलावा 18 सीजरियन हुए, टोटल 58 डिलीवरी इस करंट थर्ड वेव में हमने कंडक्ट कराई है, सारी सफल डिलीवरी रही है। इसके अतिरिक्त सेकेंड वेव में लास्ट ईयर जब बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करा था कोरोना, उस दौरान फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में अभी तक हमने 700 से अधिक डिलीवरीज कराई हैं, जिसमें से 400 के लगभग नॉर्मल डिलीवरी है और 300 के लगभग सीजरियन सेक्शन है। अभी जो करंट वेव में जिसमें कि ज्यादातर ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड मामले सामने आ रहे हैं, हमने देखा है कि बहुत कम महिलाओं को सिम्टम्स हैं, उनको फीवर या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं है। जब वो लिवर पेन में आती है, जब हम उनका आरटीपीसीआर या रेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि उनको कोरोना है। बहुत ज्यादा डर होता है और हमने देखा कि कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो रेफर कर देते हैं कि भाई कोरोना की डिलीवरी बड़े अस्पताल में ही होगी। अभी हमने देखा कि कोरोना जो है अभी माइल्ड फॉर्म में है और डिलीवरी में कोई खतरा नहीं है। सारी की सारी जो डिलीवरी हमारे यहाँ हुई या सीजरियन में सारे सेफ हुए। तो जो वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी कि मदर से जो चाइल्ड में जो ट्रांसमिशन है वो भी 1% से कम है, यानी कि 99% में बेबी सेफ रहता है। और बेबी को क्योंकि हम नर्सरी में रखते हैं, अलग रखते हैं कुछ दिन, और उसके बाद डॉक्टर इसके साथ ही साथ एक और चीज कि वो जो महिलाएं संक्रमित थी, क्या वैक्सीनेटेड थी महिलाएं या नहीं? उसमें अलग अलग ग्रुप में अलग अलग था कि कुछ जो महिलाएं हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं थी, और ज्यादातर जो हमने देखा कि जैसे प्राइमी है तो उसमें वो वैक्सीनेशन उन्होंने नहीं कराया था। जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया हुआ। शिल्पा जी भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। अब शिल्पा जी, मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि पोस्ट डिलीवरी या फिर जब आप ठीक हो गई कोरोना से, उसके बाद आपको किसी तरह के कोई सिम्टम्स या फिर बच्चे में कोई ऐसे सिम्टम्स जिसको लेकर आप चिंतित हुई हो? नहीं, बेबी इज हेल्दी है। ओके। एंड वैक्सीन एक्चुअली मैंने ली थी फिर 4th मंथ में, क्योंकि एज पर द गाइडलाइंस जो डॉक्टर्स दी हमें कि 4th मंथ में जब मैं थी तब गाइडलाइंस आ गई थी कि वैक्सीन ले सकते हैं। सो आई हैड टेकन 2 डोजेस, 2 डोजेस मेरे को दोनों 1 मंथ के गैप पे, क्योंकि मैंने कोवैक्सीन ली थी। सो वो 4th मंथ में मैंने ली जी। और उसके बाद पोस्ट डिलीवरी कोई ऐसे सिम्टम्स आपको या बच्चे को इससे रिलेटेड? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं था। चलिए डॉक्टर एम्बली, 2 चीजें क्लियर हैं। पहली बात जो आपने मेरे पहले सवाल में ही क्लियर कर दी थी कि वैक्सीन लेने से बच्चे को पहली बात कोई खतरा नहीं है, यानी ये जो मिथ फैलाया जा रहा था कि प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, पहली बात तो ये सिरे से गलत है। और दूसरी बात ये जो हम समझे हैं अभी तक शिल्पा जी से बात करके, वो ये कि अगर आप संक्रमित हो जाते, अगर कोई महिला संक्रमित हो जाती तो उसमें डरने या फिर घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, बच्चों पर क्या दूरगामी कोई और असर, परिणाम उनकी ग्रोथ पर कुछ पड़ सकता है इससे? देखिए, मैं आपकी इस प्रोग्राम में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि यूएसए में उन्होंने रिसर्च कर ली है हमसे बहुत पहले, और मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन पर, और उन्होंने जैसे हमने कोविन पोर्टल बनाया है, उन्होंने वी केयर पोर्टल बना दिया है और उस पर तमाम प्रेग्नेंट लेडीज को उन्होंने इनवाइट कर लिया है और वो डॉक्टर के संपर्क में हैं। बच्चे को कोई भी इसके अलावा कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी जो कि माँ के ब्लड से जाएगी, जो बिल्कुल एक नेचुरल एक चीज होती है। मैटरनल ब्लड जो है उसी पे बच्चा क्योंकि थ्राइव करता है, तो बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो माँ की इम्यूनिटी के लेवल में होगी और वो बिल्कुल नॉर्मल होगी इम्यूनिटी। उसमें बच्चे के जो अंतराल है जो गर्भ में रहने का और बाद में डिलीवरी होने का, उस पीरियड में इम्यूनिटी और अच्छी हो जाएगी और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। इन वैक्सीन की सेफ्टी में बहुत बड़ा ये कंसर्न था कि ये वैक्सीन जो हैं होने वाले बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो बहुत सावधानी से इस पे ये रिसर्च हुई है जो आज का आपका टॉपिक है। और इसकी गुड न्यूज यही है कि वैक्सीन इज सेफ और वैक्सीन से कोई भी बच्चे के अंदर, पैदा होने वाले बच्चे के अंदर, इसके अलावा कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी अगर माँ को इम्यूनिटी बनी है उससे,
और सेम लेवल की होगी, इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और दवाओं के बारे में भी सीडीसी ने अलाउ किया है, उनके यहाँ जो हमारे यहाँ पैरासिटामोल यूज होती है, उनके यहाँ एसिटामिनोफेन के नाम से बहुत मशहूर नेम है, उसको लेने में कोई आपत्ति नहीं है मुझे, जो पैराडोल के नाम से उनके यहाँ यूज होती है। तो जैसे हमारे यहाँ पैरासिटामोल यूज होती है, तो ये दवाएं भी सेफ हैं। और जिन लेडीज को प्रेगनेंसी है उसके दौरान उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि उनको बूस्टर डोज लेने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई खतरा नहीं है, लिहाजा दे कैन गो अहेड फॉर बूस्टर डोज। अब ये डर की बात है जो आपने शुरू में सवाल पूछा था, वो डर की बात यही है कि हम क्यों डर रहे हैं। डरने का कोई इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी डेथ्स हुई हैं उनको हमको एनालाइज करना चाहिए, चाहे वो कोरोना की हो, चाहे वैक्सीन के बाद हुई हो, और उनका कारण पता लगाना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये मान लें कि वैक्सीन से कोई खतरा है। वैक्सीन से अगर कोई खतरा होता तो ये वैक्सीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के साथ मार्केट में नहीं आता। हाँ, ये ठीक है, वैक्सीन बहुत जल्दी आ गया है कोरोना का और हमको इसको देख रहे हैं हम, लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी बात मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि हमारे भारतवर्ष के जो 2 वैक्सीन हैं, जो होल वायरॉन का वैक्सीन है कोवैक्सीन, और दूसरा जो वैक्सीन है, वो दोनों वैक्सीन सेफ हैं। कोविशील्ड जिसका नाम है, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं। और मैंने खुद देखा है कि एक कपल मेरे पास आया था, मैं यहाँ बता दूं क्योंकि आज का आपका प्रोग्राम बड़ा रेलेवेंट है। डॉक्टर, ऐसी केस स्टडीज बहुत हेल्प करती हैं लोगों के लिए। बिल्कुल, कपल मेरे पास, और वो इतनी दयनीय अवस्था में थे, सिंगल फैमिली थी और छोटा बच्चा था दूध पीता हुआ 3.5 महीने का, और दोनों मदर और फादर को सेकंड वेव में कोविड हुआ था और मैं उनको दवाएं देता था। वो आते थे 5 दिन तक मेरी क्लिनिक पे आए, तो एक जब मदर दिखाने आती थी तो वो बाप लेके बैठता था बच्चे को गाड़ी में, और जब फादर दिखाने आते थे तो मदर गाड़ी में लेके बच्चे को बैठती थी विद फुल प्रिकॉशन ऑफ मास्क। तो ये ऐसा केस था मेरे लिए कि, और उस बच्चे को बाद में कुछ नहीं हुआ। तो ये ऐसा केस था मेरे लिए जिससे मैंने बहुत सीखा और उनके धैर्य को देखा। तो ये मुझे ये पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ कि दोनों मदर और फादर कोविड में है, एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं, उस वक्त ओमिक्रॉन नहीं आया था, तो उस वक्त उनको बच्चे को उन्होंने बचाया और वो दोनों भी बचे। आज वो दोनों मदर फादर और वो बच्चा तीनों बिल्कुल ठीक। डॉक्टर, मैं एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, फिर डॉक्टर दीपा के पास जाऊंगी। डॉक्टर दीपा ने अभी जिक्र किया था कि जो बहुत सीरियस कंडीशंस में कई बार लेडीज गई हैं, उनको रेमडेसिविर दी गई है। इस दवाई के नाम से भी लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, सही है या गलत है, और स्पेशली अगर ये किसी एक्सपेक्टिंग मदर को दी जा रही है। हालांकि वो गायनेकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही ले रही होंगी, लेकिन ये कितना सही है, और अगर एक्सट्रीम कंडीशन में दी भी जाए तो क्या उसका कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा? नवजोत जी, हम मेडिसिन के लिए उसके आउटवे करते हैं बेनिफिट को साइड इफेक्ट्स के साथ, और ये रेमडेसिविर मैं भी लिए बैठा हूँ आपके सामने। तो रेमडेसिविर बहुत बदनाम भी हुई, बहुत, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। और रेमडेसिविर को हमने बार बार ये भी कहा कि शायद ओमिक्रॉन में इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक जो रेमडेसिविर का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है वो किडनी डैमेज है, और किडनी डैमेज इसका डोज रिलेटेड है। और रेमडेसिविर जो है बजाते खुद एक ऐसी दवा है जिसको हमें मेडिकल सुपरविजन में डॉक्टरों की राय से और आईसीयू सेटिंग में या हॉस्पिटल सेटिंग में यूज करना है। इसलिए हम सब सर जोड़कर बैठते हैं मरीज के लिए और डिसाइड करते हैं, और हमारे डॉक्टर्स, मैं ये कहूंगा, रिट्रीव करूंगा, हमारे डॉक्टर्स वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स हैं, all gynecologists, physicians, experts in any field, ICU specialists, and their decisions are the best because we are clinicians. We are not based on data. We talk too much of data outside India, but our experience, which we see in day-to-day practice, is supreme in the world because we talk about experience. We practically talk about the medicine. We don't base too much on the medical research, which changes every day, like WHO's opinion changes every day. So, जो मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल पे बैठ के जिम्मेदारी से एक बार अपने तजर्बे के साथ, कि हमारे डॉक्टर्स हमेशा बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने वर्ल्ड को दिखाया है कि
कि हमने बहुत अच्छे से अपने हर बीमार मरीज का इलाज किया है और हम कोविड के इलाज में भी कोई गलती कभी नहीं करेंगे। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर वली, बहुत बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर सुरेश हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे अच्छा और कौन समझ सकता है। LNJP से हमारे साथ है और डॉक्टर क्या है हर वेव में मीडिया है ये। बिल्कुल डॉक्टर सुरेश, हर वेव में आपके पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे। अब जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग मदर्स या वो मदर्स जिनकी डिलीवरी हो रही है, फिर उसके बाद वहां पर बहुत सारे पेडिट्रिशियन जो नवजात बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे। ये सारे सवाल आपके भी जहन में होंगे। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझा सकते हैं। डॉक्टर सुरेश। निश्चित रूप से मैडम, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, खासतौर से वो जो कि कोविड से संक्रमित है। हमने देखा है कि ज्यादातर जो सेकेंड वेव में जो कोरोना था वो बहुत सीवियर था, ऑक्सीजन का बहुत कमी हो रहा था और ज्यादातर पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता थी, वेंटिलेटर की आवश्यकता थी या रेस्पिरेटरी सपोर्ट की आवश्यकता थी। अभी जो कोरोना आ रहा है, जो ओमिक्रॉन की वजह से जो एडमिशन हो रहे हैं प्रेगनेंसी में, वो बिल्कुल हल्के हैं, माइल्ड हैं, जिसको आईसीयू की आवश्यकता नहीं है, जिसको रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है, स्टीरॉइड की आवश्यकता नहीं है। और हमने देखा है कि जब तक कंट्रोल्ड ट्रायल से सिद्ध नहीं हो जाता कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ है, क्योंकि ऐसी कोई अध्ययन या स्टडी नहीं है कि रेमडेसिविर प्रेगनेंसी में, पहले हमारे जो भी गाइडलाइंस थी वो ये था कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। अब इसका सेफ्टी एफिकेसी को लेके कि आगे उसका कितना इफेक्ट बच्चे में होगा नहीं होगा, ऐसी स्टडी अभी तक कंट्रोल्ड ट्रायल नहीं है। सो वी नीड टू बी मोर केयरफुल इन प्रिस्क्राइबिंग एनी ड्रग इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो ड्रग्स सेफ हैं, वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि क्योंकि कोरोना बहुत हल्का लक्षण के साथ है, तो पैरास्टामोल सेफ है। ज्यादा दवाइयां प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। यदि ऑक्सीजन का कमी है तो ऑक्सीजन हम दे सकते हैं, और दूसरी दवाइयां हैं स्टीरॉइड का कम मात्रा में हम दे सकते हैं यदि ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर जो पेशेंट्स हमारे यहाँ पे आए हैं, सेकेंड वेव में 700 से अधिक डिलीवरीज हमारे यहाँ हुई और हमने किसी भी पेशेंट्स को रेमडेसिविर या टोसिलिजुमैब नहीं दिया और सारी की सारी डिलीवरी सेफ हुई। एक भी डेथ प्रेगनेंसी में नहीं हुई। सारे के सारे शिशु जो नवजात बच्चे थे सेफ रहे। सिर्फ 1% में पॉजिटिव हुए, यानी कि वर्टिकल जो ट्रांसमिशन हुआ मदर से चाइल्ड में 1% केसेस में हुआ। अभी हमारे पास 58 डिलीवरी हो चुकी हैं पिछले 10 दिन में, जिसमें 30 नॉर्मल डिलीवरी है, 18 सिजेरियन है और उसमें से एक ही बच्चे को संक्रमण हुआ। और हमने देखा कि उनको दवाई की आवश्यकता ही नहीं हुई। उनको खाली हमने लेबर रूम में रखा, बुखार 1-2 पेशेंट्स को था, उनको हमने पैरास्टामोल दिया। कोई एनीमिया था तो उसमें एनीमिया का ट्रीटमेंट किया हमने। 2 लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता हुई, बाकी उनको हमने रेमडेसिविर नहीं दिया और आउटकम वी हैव 100% सक्सेस इन दैट। जी जी। डॉक्टर दीपा, अगर महिला संक्रमित है डिलीवरी के टाइम पे, तो उसके बाद क्या उसको ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए या नहीं, इसको लेकर भी बड़े सारे संशय हैं, जरा इसको क्लियर कीजिए डॉक्टर दीपा। नहीं, बिल्कुल ब्रेस्ट मिल्क से बिल्कुल भी कोरोना नहीं फैलता है। तो महिला अगर उसको बहुत हल्के लक्षण है, बहुत सीवियर की बात हम छोड़ दें, जो आईसीयू में एडमिटेड है, वेंटिलेटर पे है, तो ऐसी महिला तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाएगी। लेकिन अगर सामान्य लक्षणों के साथ वो महिला डिलीवर हुई है तो ब्रेस्ट फीडिंग वो कर सकती है। बस ध्यान उसे ये रखना है कि मास्क लगाए, बच्चे को उठाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करे, और अगर मास्क नहीं लगा रखा है तो फिर बच्चे से 6 फीट का डिस्टेंस रखें। जब उसको अपने पास क्रैडल में रखती है या तो 6 फीट की दूरी होना चाहिए, पर बिल्कुल वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है, पर बच्चे को मास्क न लगाए। कई बार महिलाएं ये गलती कर देती हैं कि बच्चे को मास्क लगा देती हैं, ऐसा नहीं करना है। ये भी बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि मास्क लगाएं। जी जी जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए डॉक्टर साहब, फिर मैं डॉक्टर से इसका जवाब दूंगी। हाँ, सैनिटाइज करें हाथों को, खुद को मास्क लगाएं और बच्चे को बिल्कुल ब्रेस्ट फीड करा सकते। कई बार जैसे अगर वो आईसीयू में है तो हम कहते हैं कि एक्सप्रेस्ड मिल्क जो है वो निकाल के दें, तो उसमें अपना साफ हाथ धो के और फिर जो कंटेनर है वो भी एकदम सैनिटाइज हो, उसमें वो अपना एक्सप्रेस्ड मिल्क निकाल के और दे सकती है बच्चे को बाहर कटोरी चम्मच से पिलाने के लिए। जी, आपने क्योंकि कहा कि नवजात बच्चे को मास्क नहीं लगाना चाहिए, डॉक्टर सुरेश, एक पेशेंट आपने कहा कि LNJP में आया था
क्योंकि जो बच्चा डिलीवर हुआ था जिसको कोरोना था, जो कोरोना पॉजिटिव था, तो इसका मतलब मास्क लगा दिया जाए पैदा होते बच्चे को कि नहीं? अब उसका ख्याल कैसे रखना है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मास्क हम रिकमेंड नहीं करते, हम रिकमेंड करते बच्चे को हम नर्सरी में रखते हैं, सेपरेट रखते हैं। मदर पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से यदि मदर के कॉन्टेक्ट में बच्चा रहेगा तो उसको संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा। हम यही, जैसा कि मैडम ने कहा कि उनको जो दूध है बाहर से निकाल के और उसको माता का दूध ही बच्चे को पिला देते हैं, नर्स पिला देती है। मदर को अलग रखा जाता है और बच्चे को अलग रखा जाता है नर्सरी में कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जब मदर नेगेटिव हो जाती है तब वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी आर फॉलोइंग ऑल दीज गाइडलाइंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ये बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ यदि आप बच्चे को मास्क लगाएंगे तो बच्चे को सांस की तकलीफ और ज्यादा होगी। बिल्कुल। डॉक्टर दीपा, क्या कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं कि अगर कोई महिला को कोविड हो गया है, प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है? हाँ जी, दो तरीके से प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है। एक तो जैसे बहुत तेज बुखार आता है तो किसी भी बहुत तेज बुखार में जल्दी समय से पहले दर्द होने का डर रहता है, या कभी कभी बच्चा माँ के पेट में भी शांत होने का डर रहता है। तो कोविड में भी ये देखा गया है कि समय से पहले दर्द शुरू हो सकते हैं। और दूसरा ये कि जैसे जब थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब 8वें 9वें महीने में अगर माँ जो है वो संक्रमण के साथ आई है, तो कई बार हम लोगों ने भी उनकी समय से पहले डिलीवरी कराई है, क्योंकि उनको अगर बहुत ज्यादा सांस की दिक्कत है, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं, तो ऐसे में जो पेट, जो गर्भ जो अपने लंग्स को जो पुश कर रहा है, उसकी वजह से और जैसे लंग की कैपेसिटी कम होती है, तो डिलीवरी के बाद देखा गया है कि उनके रिकवरी में थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो दोनों तरीके से समय से पहले डिलीवरी होने का डर है, और ऐसे बच्चे थोड़े ज्यादा रिस्क पे रहते हैं जो समय से पहले डिलीवर हो जाते हैं। उनको समय, मतलब प्रीमेच्योरिटी के जो कॉम्प्लिकेशन है, आईसीयू में रखना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चों से जुड़े डॉक्टर साहब बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर वली, डॉक्टर सुरेश हमारे साथ हैं। मैं एक सवाल शिल्पा जी आपसे लेना चाहूंगी कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि आपकी डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा भी स्वस्थ है, आप भी स्वस्थ हैं। किसी तरह की कोई प्रिकॉशन जो पोस्ट डिलीवरी आपको डॉक्टर्स ने रिकमेंड की हो? पोस्ट डिलीवरी मुझे बोला गया कि हाइड्रेटेड रहना है, एंड अभी भी जैसे बेबीज को लेके हम वैक्सीन के लिए जा रहे हैं या फिर मैं अपने खुद के चेकअप के लिए भी जा रही हूँ, तो डबल मास्क, N95, उसके ऊपर एक डिस्पोजेबल मास्क, ग्लव्स, तो ये सारे प्रिकॉशंस हम अभी भी ले रहे हैं ऑन डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, क्योंकि हम हॉस्पिटल बहुत फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं अभी भी। तो हाँ, ये रिकमेंडेशंस के हिसाब से हम अभी चल रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि शिल्पा जी हमारे साथ हैं और इनके जहन में जितने भी सवाल थे, और यही से सवाल बहुत सारे पैदा भी होते हैं कि एक महिला जो संक्रमित है और जो 9 महीने के दौरान संक्रमित हो जाती है और फिर उसके बाद अगर वो बच्चे को डिलीवर करती है तो वो कितना सेफ है, वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बच्चा कितना सुरक्षित है, महिला की सेहत पर कितना असर होगा, बच्चे की सेहत पर कितना असर होगा, क्या प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकते नहीं, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक लेंगे। तीनों खास मेहमान डॉक्टर एम वली, डॉक्टर सुरेश और डॉक्टर दीपा हमारे साथ रहेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक और महिला से, हम जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस दौरान, और बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब हम अपने विशेषज्ञों से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके जहन में है और जिसका जवाब आज की तारीख में बड़े बड़े डॉक्टर्स भी खोज रहे हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल उनके जहन में, उनके परिवार के जहन में है कि क्या गर्भवती महिला को वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की थी जिस पर डॉक्टर एम वली ने क्लियरली कहा कि वैक्सीन से गर्भवती महिला या फिर उसके बच्चे को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। अब वैक्सीन का असर क्या गर्भ में पल रहे बच्चे पर होता है या नहीं होता, इसका जवाब
जवाब भी हम ले चुके हैं। संक्रमण के बाद क्या बच्चे और मां पर असर होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये कि ब्रेस्ट फीडिंग सही है या नहीं, इस पर डॉक्टर दीपा ने हमें जानकारी दी कि बिल्कुल सही है, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा लगातार बना रहता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर एन वली मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेश एलएनजेपी से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर दीपा हमारे साथ है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और इस वक्त हमारे साथ अंकिता जी जुड़ गई हैं। अंकिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए कि आपका बेबी कब हुआ, क्या कोरोना काल में ही आपकी डिलीवरी हुई है, और किसी तरह का थ्रू आउट 9 मंथ्स कोई प्रॉब्लम अगर आपको आई, या फिर आप कोरोना पॉजिटिव थी या नहीं थी, वैक्सीन ले रखी थी, नहीं ले रखी थी, थोड़ी सी डिटेल्स अगर आप हमें बताएं। हेलो नवजोत जी, मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब मुझे कोविड हुआ, और मेरा जो बेबी डिलीवर हुआ वो 7 मंथ्स 10 डेज से हो गया था, यानी प्रीमेच्योर था। प्रीमेच्योर हो गया था, करना पड़ा था एक्चुअली। जी, वही बात जो डॉक्टर दीपा बता रही थी। जी जी, और थर्ड ट्राइमेस्टर में। जी हाँ, क्योंकि मुझे इतना हाई फीवर था, 13, 14 ऐसा फीवर था, तो डॉक्टर के पास ऑप्शन नहीं था। मुझे मेडिसिन भी देनी थी। मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। डॉक्टर्स ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था कि कल बेबी डिलीवर कर देंगे, बट उसी दिन मुझे ब्लीड हो गया और बेबी इमरजेंसी में करना पड़ा। ड्यूरिंग ऑपरेशन मेरी ऑक्सीजन 40 थी। बेबी प्रीमेच्योर हुई 1200 ग्राम की। अच्छा जी। शी इज ऑल्सो कोविड पॉजिटिव। तो आपने वैक्सीन ले रखी थी? वैक्सीन मुझे नहीं लगी थी। वैक्सीन नहीं लगी थी, जी। उस टाइम क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था, डिलीवरी के बाद बेबी को मैंने देखा भी नहीं था। मैंने 1 महीने बाद अपनी बच्ची को देखा था। मुझे भेज दिया गया। मैं उसके बाद 1.5 महीने तक ऑक्सीजन पे रही थी। जी, ये तो एक अंकिता जी आप रही हमारे साथ। डॉक्टर वली, अब ये तो एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई। भी डॉक्टर दीपा ये भी बता रही थी, और वही बात सही हुई। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती जिसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर किसी महिला को कोरोना हो जाता है, और यहाँ पर अंकिता की कंडीशन तो डॉक्टर साहब बिल्कुल वैसी है। देखिए, थर्ड ट्राइमेस्टर, 7th मंथ, ऑक्सीजन लो और ब्लीडिंग होने लगे, प्री मेच्योर बेबी। डॉक्टर वली, ये एक अलग तरह की केस स्टडी है। ये केस स्टडी नहीं है, ये एक बहुत बहादुर माँ और बहुत बहादुर बच्चे की और बहुत बहादुर डॉक्टर की कहानी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा केस है। बाहर के लोगों के लिए भी ये प्रतीकात्मक केस है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि आवर डॉक्टर्स आर वेरी कॉम्पिटेंट। दे हैव गॉन टू डील वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन। हम लोगों को इसीलिए क्लिनिकल एक्सपीरियंस ज्यादा होता है कि हम घबराते नहीं हैं। हम 40% ऑक्सीजन वाले को भी ट्रीट करते हैं, तो ये हमको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। और सबसे बड़ा इलाज प्रेग्नेंट मदर का, अगर वो कोविड से संक्रमित हो जाती है तो पूरा पैनल एग्री करेगा कि उसका रिएश्योरेंस है। सबसे ज्यादा उसको रिएश्योरेंस डॉक्टर दे सकता है, क्योंकि वो एक घबराई हुई पेशेंट है, वो सांस नहीं ले पा रही है, उसको ऑक्सीजन नहीं जा रही है, उसको नेगेटिविटी आ रही है। तो उसको सबसे पहले हम जब उसका इलाज भी कर रहे हैं तो उस नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में बदलते हैं और उसको कहते हैं वी आर देयर फॉर यू, आवर डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर फॉर देम। और हम अच्छी से अच्छा इलाज देते हैं। हमारे पेशेंट्स जो हैं इसीलिए सबसे अच्छी तरह रिकवर करते हैं, कम संसाधनों में होते हुए भी। हमारे डॉक्टर्स जो हैं बहुत मेहनत करते हैं। गायनेकोलॉजी की डॉक्टर्स का कोई टाइम नहीं होता। डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके कोविड वार्ड में कोई टाइम नहीं होता डॉक्टर्स का। हम लोग मेहनत करते हैं, तब कुछ जाने बच पाती हैं, जब कुछ जाने बच पाती हैं। तो ये जो आपने सवाल उठाया है वो ये है कि किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है। ऑक्सीजन हमारे पास है, बेड्स हमारे पास हैं, हमारे पास पीडियाट्रिक आईसीयूज भी हैं। हमने थर्ड वेव के इंतजाम में बहुत से एडिशनल ऑक्सीजन की और पीडियाट्रिक फैसिलिटीज बनाई हैं। और जो ये वेव चल रही है कोविड की, इस वेव में इतनी ज्यादा उनकी जरूरत भी अभी नहीं पड़ रही है। तो मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने सरप्लस इंतजाम करके रखा हुआ है, और लोग अगर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी वेव से लड़ते हुए इससे जीत रहे हैं और जीत जाएंगे। तो ये अच्छा आप केस लाई हैं। ये इट्स एन आई ओपनर केस एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट अंकिता जी एंड आई विश लॉन्ग लाइफ फॉर हर चाइल्ड। और आपके चैनल के थ्रू मैं एक बार फिर ये बात कह रहा हूँ कि हमेशा डॉक्टर से संपर्क बना के रखिए, ये सबसे बड़ा इलाज है। और कोरोना से घबराइए नहीं, ये बार बार आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं। कोरोना में पैनिक नहीं करना है, पैनिक से सांस नहीं आएगा, सांस आएगा रिएश्योरेंस से। बिल्कुल अंकिता,
हमारे 3 पैनलिस्ट इस वक्त डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूं, और डॉक्टर वली ने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे बड़ी ऑक्सीजन इस वक्त हमारे साथ हमारे पैनल पे बैठे सारे डॉक्टर्स हैं, ये ऑक्सीजन उस वक्त आपके पास रही होगी जिस दौरान वो सिचुएशन से आप गुजर रही थी। आपके मन में क्या चल रहा था, और जो डॉक्टर्स आसपास थे या परिवार के लोग थे, क्या कुछ चल रहा था आपके मन में? क्योंकि इस वक्त मानसिक कंडीशन बिल्कुल संतुलित रहे, आपकी मानसिकता वो बहुत जरूरी होती है। इसमें कोई शक नहीं है नवजोत जी की डॉक्टर्स का पूरा सपोर्ट था मुझे। उन्होंने 1 मिनट भी मुझे ये महसूस नहीं कराया कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ या मेरा बच्चा परेशान है, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं कराया। बहुत ज्यादा केयर की गई मेरी, और ड्यूरिंग ऑपरेशन भी डॉक्टर्स मेरे सर पे हाथ फेर रहे थे और कि कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उस वक्त भी नहीं महसूस होने दिया कि, क्योंकि मुझे सांस में तकलीफ हो रही थी, बट मुझे किसी ने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मेरी ऑक्सीजन इतना ज्यादा गिर रही है। और 15 मिनट में मेरा डिलीवरी करके मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। हाँ। अंकिता, हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स हैं, अगर आप किसी से कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकती हैं, लेकिन मैं एक बार डॉक्टर सुरेश के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई सिचुएशन आपके इर्द गिर्द आई हो, क्योंकि LNJP में तो बहुत सारी डिलीवरीज आपने जिक्र भी किया, नंबर्स भी हमें गिनवाए ये होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मदर को कोविड है, ऑक्सीजन लगातार डिप कर रहा है, 7th मंथ है, क्रिटिकल कंडीशन है, क्या करना चाहिए ऐसे में? सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे डॉक्टर वलीम ने कहा, कि कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आप बेचैन नहीं हो, आप अपने डॉक्टरों पर विश्वास करें। और हमने देखा है कि ज्यादातर जो महिलाएं हैं जिनको मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन है, किडनी में प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हमने ये देखा है कि काफी सारी महिलाएं हमारे पास जो भी डिलीवरी हुई उनमें काफी महिलाओं को एनीमिया था, खून की कमी थी। काफी प्रेग्नेंट लेडीज को हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा। बहुत सारी लेडीज का जो आयरन था वो बहुत कम था। हाँ। हमने देखा है कि वैसे भी आप देखिए, बहुत बड़ा देश है हमारा, और इसमें वैसे भी जो एनीमिया है बहुत व्यापक समस्या है, और प्रेगनेंसी में ये और भी ज्यादा हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारी जो महिलाएं, उनमें जो प्रोटीन की कमी भी हमें देखने को मिली। तो डाइट पे बहुत ध्यान दें, खाना अच्छा रखें, प्रोटीन ज्यादा लें, फल ज्यादा खाएं, अपने डॉक्टर पे विश्वास करें, अनावश्यक रूप से दवाई ना लें। हमने देखा कि ज्यादातर जो दवाइयां हैं प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती हैं। जो भी दवाइयां लें अपनी मर्जी से ना लें। हमने देखा पिछली बार बहुत सारी जो महिलाएं थी वो स्टीरॉइड खाए जा रही थी, बहुत सारी महिलाओं को ब्लैक फंगस हो गया स्टीरॉइड की वजह से। तो ये सारा जो नुकसान हमने 2nd वेव में देखने को मिला, वो अब 3rd वेव में हम ज्यादा, हमारा अनुभव ज्यादा हुआ है, हम ज्यादा जागरूक हुए हैं। हमारे पास अब पूरा जो कोरोना का 2 साल का अनुभव है, तो वो अब सबके काम आए, और उससे कम कैजुअलिटीज हो, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो, यही हमारी कामना है। बिल्कुल। डॉक्टर दीपा, अंकिता का जो केस है जो हम अभी सुन रहे हैं अंकिता से, मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो वो एक गायनेकोलॉजिस्ट की बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पेशेंट की मानसिक स्थिति को भी बिल्कुल दुरुस्त रखना है और उसकी शारीरिक स्थिति को भी दुरुस्त रखना है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और हमने इस तरह के बहुत सारे केसेस डील भी करे हैं, और अंकिता जैसे और भी सब महिलाएं स्वस्थ बच्चों के साथ उस कंडीशन से बाहर निकली है। और इसमें माँ की भी हिम्मत बहुत बड़ी चीज होती है, और परिवार का भी सपोर्ट, कि उस समय पे परिवार साथ में है। और क्योंकि शुरू में तो सभी इतने डरे हुए थे, सब आइसोलेशन में थे, ऐसा था, लेकिन डॉक्टर्स ने पूरे दमखम से, मैं कहूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा करी। यहीं से एक और सवाल उठता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास पर क्या कोई असर होता है? कोरोना काल में अगर कोई इस तरीके से बच्चा पैदा होता है, हम अंकिता की स्टडी के हिसाब से ये कर देखें तो मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूंगा जी। वो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर माँ के लिए और हर होने वाली माँ के लिए। माँ एक एनसाइक्लोपीडिया है, प्रेम का एक एनसाइक्लोपीडिया है, मातृत्व का बहुत बड़ा शब्द है ये, और पूरी जीवन उसका समर्पित होता है अपने बच्चे के लिए। हर हर पल बच्चा करवट भी लेता है तो वो जाग जाती, बच्चा हिलता भी है तो जाग जाती है, बच्चे के सांस में भी कोई आवाज आती है तो वो जाग जाती है। तो ये फुल टाइम जॉब है अब इनके लिए, अंकिता जी के लिए,
इस बच्चे को नर्चर करना, इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटी नहीं हुई है। बच्चा ठीक है, जहां तक मुझे लगा। इनकी बात से, इनके कॉन्फिडेंस से, इनके चेहरे का ग्लो देख के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपने इनको कहाँ से ढूंढा, मैं तो आपको शाबाशी दूंगा सबसे पहले। और ये माँ का जो शब्द है ना, ये एक छोटा शब्द नहीं है। बहुत से लोग माँ बनती नहीं है, बहुत सी लड़कियां, बहुत सी लेडीज, उनको सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। लेकिन जो माँ बनती हैं, उनके लिए उस बच्चे को पालना, उसको नर्चर करना, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनके बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स हैं। और एक डॉक्टर, एक माँ, एक लेडी डॉक्टर और एक लेडी माँ, जो हम लोग नहीं बन सकते। नवजोत जी, मर्द नहीं बन सकता कभी माँ। ये काम वो है जो खाली एक लेडी कर सकती है। तो इनके लिए पूरे जीवन के लिए एक पालना उस बच्चे का डॉक्टर्स के सुपरविजन में, मुझे लगता है अगर ये पूरा अपने साहस से काम लेंगी तो बहुत अच्छी तरह से ये इस बच्चे को नर्चर करेंगी। एंड आई विश हर गुड लक। मैंने शुरू में ही इस बच्चे के लिए गुड लक की थी और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा काम है और इसीलिए हम लोग फैमिली प्लानिंग पे जोर देते हैं कि माँ के लिए फुल टाइम जॉब होता है एक बच्चा। इसीलिए 2 बच्चे पे अब ये मैसेज दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए, बहुत होते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत भावुक हो गए हैं आज। भावुक होगा, क्योंकि ये जो स्टोरी आप लाई है ना, ये बहुत टचिंग है। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स ए बिग थिंग। भावुक नहीं हूं मैं, ये मैं माँ की अहमियत बता रहा हूँ। हम उसको हल्के में लेते हैं, हम समझते नहीं है माँ की इम्पोर्टेंस। एक लाइफ को वो जन्म देती है। इट्स ए गॉडली वर्क टू प्रोक्रिएट, टू क्रिएट ए लाइफ विच मैन कैन नॉट डू। आपकी ये बातें डॉक्टर साहब यकीनन हर किसी को रुला देंगी, आंखों में आंसू ला देंगी। अंकिता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बेबी कैसी है अभी आपकी? बेबी एकदम ठीक है, स्वस्थ है? डॉक्टर्स क्या, देखिए डॉक्टर एम वली क्लैप कर रहे हैं आपके लिए, क्या बात है। अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आपकी सेहत अभी फिलहाल कैसी है? बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी या बेबी को कोई परेशानी दिक्कत? बेबी का नाम क्या रखा आपने? बेबी का नाम रखा है हमने भाविनी। अरे वाह, बहुत खूब। डॉक्टर्स इसको वीरांगना कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जंग जीत के आई है जी। डॉक्टर्स इसे वीरांगना कहते हैं। ओह, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। तो बच्चा अभी हेल्दी है? बच्चा हेल्दी है, बिल्कुल। ठीक हूँ। कभी कभी ज्यादा भागा दौड़ी करने से हल्का फुल्का एक्सर्शन हो जाता है। अभी बहुत हद तक मैं अब ठीक हो गई हूँ। जी डॉक्टर सुरेश, ऐसे केसेस आपके पास भी बहुत सारे आए होंगे। मेरा वही सवाल आपसे है कि प्री मैच्योर बेबी कोविड काल में अगर कोई हुआ है और वो भी ऐसी माँ से जिसको कोरोना था, उस दौरान 40 ऑक्सीजन उनका रह गया था, क्या बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास पर आगे जाकर कोई असर हो सकता है? आमतौर पे नहीं होता है मैडम। और हमने देखा है कि हमारे पास एक बच्चा था जो कि 1 महीने हमारे यहाँ पे वो नर्सरी में रहा। और एक केस ऐसा था कि ट्विन डिलीवरी थी और वो भी प्रीमेच्योर थे दोनों, और वो भी 3 हफ्ते से ज्यादा हमारे यहाँ पे रहे, हॉस्पिटलाइज रहे और बिल्कुल स्वस्थ है और लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इट डिपेंड्स कि उनका कितना केयर होता है। और कोविड की वजह से इन केसेस पे अभी तक हमने कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है या उनकी ग्रोथ को लेके ऐसे कोई मामले हमारे सामने नहीं आए हैं। हमने जो सेकेंड वेव के जो फॉलोअप बच्चे थे वो पूरी तरह से स्वस्थ है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी प्रेगनेंसी है उनको यदि कोरोना हो जाता है तो उनको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और बिना सलाह के मेडिसिन नहीं करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार ये देखा है कि अनावश्यक रूप से गर्भवती महिलाएं अनेक तरीके की मेडिसिन खा लेती हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के। उससे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है और गर्भवती महिला को भी नुकसान होता है। हमने पिछले 1 साल में ये देखा है कि बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बहुत सारे अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, कुछ टॉनिक्स, कुछ इम्यून बूस्टर्स, इस तरह का जो है उसका कोई रोल नहीं है कोरोना में। बिल्कुल। डॉक्टर वली, अक्सर ये भी कहा जाता है कि यंग एज की प्रेगनेंसी ज्यादा इजी होती है अगर हम उसको कंपेयर करें, अगर ज्यादा उम्र में आप कंसीव करते हैं तो क्या कोरोना काल में भी रिस्क बढ़ जाता है अगर उम्र ज्यादा होती है प्रेगनेंसी की? तो देखिए, प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल चीज है और माँ बनना भी एक बहुत बड़ा काम है। एज हम तो अभी तक यही बताते आए हैं कि टेंडर एज में हमको जो बच्चों की मैरिज की एज रखी गई है लड़कियों की, उससे मतलब ज्यादा ही होनी चाहिए। तो
ये जरूरी है कि मातृत्व का जो एज लिमिट है उसके ऊपर होनी चाहिए माँ की उम्र। और दूसरा, एल्डरली जो, मतलब एल्डरली नहीं कहूँगा, जो ज्यादा 36-40 की रेंज में होते हैं, उनमें जनरली ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। और हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, पुराने जमाने में तो लेडीज के बच्चे होते रहते थे मेनोपॉज तक, लेकिन अब हम लोग जरा बारीकी से जेनेटिक स्टडीज करते हैं। अब हमारे पास 4D अल्ट्रासाउंड है, 3D अल्ट्रासाउंड है, जेनेटिक टेस्टिंग है, और एमनियोटिक फ्लूइड टेस्टिंग है, जेनेटिक डिफेक्ट्स की टेस्टिंग है, इकोकार्डियोग्राफी है, सब करते हैं प्रेगनेंसी में। तो उस सब सुपरविजन के साथ मुझे नहीं लगता कि हम कुछ एज का इसमें वो रखें। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा प्रीमेच्योर बच्चों के लिए, और एक दवाई के लिए, प्रीमेच्योर बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा एक बड़ा इफेक्टिव, हम पुराने जमाने में माँ की आंचल की बात करते थे, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में गाना आया था, वो अब साइंटिफिकली प्रूव हो गया है और उसका एक नाम दे दिया गया है कंगारू थेरेपी। जैसे कंगारू की पॉकेट में बच्चा होता है कंगारू का, इसी तरह जब माँ के आंचल से बच्चा लगता है तो उसकी तमाम बीमारियां ठीक होने लगती हैं। क्या बात है। जो वाइब्रेशन हैं, और ये साइंटिफिक बात कर रहा हूँ मैं, इट इज मेंशन्ड इन नाउ इन लिटरेचर एंड इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय गुड गायनेकोलॉजिस्ट एंड अदर थेरेपिस्ट, कंगारू थेरेपी। उसको माँ को आंचल से लगाना होता है। दूसरी, मोलनुपिरेविर को बिल्कुल नहीं लेना है प्रेगनेंसी में, ये टेरोटोजेनिक इफेक्ट करती है। और आपके सवाल का जवाब यही है कि प्रेगनेंसी की एज से ज्यादा, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, हमारे देश में दूसरी समस्याएं हैं, एनीमिया है, कमजोरी है, मल्टीपैरिटी है, और डायबिटीज है, मोटापा है, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, और दूसरे इन्फेक्शंस हैं जो गांव में होते रहते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं। ऐसी माओं को जब वो माँ बनती हैं उनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और एनीमिया का जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी, मैं तो अगर ये कहूँ कि 85% लेडीज एनीमिक हैं तो गलत नहीं होगा। मैं खुद शायद थोड़ा एनीमिक हूँ, मेरे हाथ बहुत पीले हैं, लेकिन इतना नहीं हूँ। तो जो एनीमिया है उसके लिए मैं एक मैसेज भी देता जाता हूँ कि अनार खाएं अगर आपको डायबिटीज नहीं है। बहुत अच्छा, पोमीग्रेनेट में कुछ केमिकल्स अभी आइडेंटिफाई हुए हैं और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आता है एनीमिया में। मेरी खुद बहू पे मैंने एक्सपीरियंस किया, उसको थैलेसीमिया माइनर था लेकिन उसका हीमोग्लोबिन अनार से बढ़ा। तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो हम डे टू डे जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं उनमें काम की चीजें जो होती हैं वो जरूर इस्तेमाल करें, और बगैर डॉक्टर के सलाह के कुछ ना नहीं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि बहुत हमारे यहाँ हर तीसरी लेडी, हर तीसरा आदमी चलता हुआ डॉक्टर है, और वो सब फ्री की एडवाइस देते हैं और हम शायद बहुत कॉन्फिडेंस से मान भी लेते हैं। तो बहुत जरूरी है कि खान पान का ध्यान रखना, अपनी जनरल हेल्थ का ध्यान रखना। प्रेगनेंसी गोज विद योर हेल्थ, नॉट विद योर एज। तो जनरल हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है प्रेगनेंसी में। और बहुत सी चीजें जो मैंने अभी जिक्र किया, जैसे ओवरवेट होना, डायबिटीज होना, और ब्लड प्रेशर की भी बात हमको यहाँ करनी चाहिए प्रोग्राम में। ब्लड प्रेशर भी ठीक रखना होगा, और सबसे ज्यादा ध्यान स्लीप पे देना होता है प्रेगनेंसी में, और अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छे चित्र लगाना अपने कमरे में। ये सब बहुत पुराने लोग बताया करते थे। सादा खाना खाना और पेट भर के खाना न खाना, ये सब जनरल एहतियात हैं जो आपके प्रोग्राम को, इसको मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा प्रोग्राम बन गया है आपका। बहुत मेहनत की है आपने, आपके चैनल में। और मैं बार-बार मैसेज दे रहा हूँ कि माँ बनना जो है एक बहुत बड़ा काम है, और माँ की हिफाजत करना हम सबका फर्ज है, डॉक्टर्स का फर्ज है, लेडी डॉक्टर्स का फर्ज है। और जिस तन्मयता से हमारे डॉक्टर्स, स्पेशली हमारे डॉक्टर सुरेश शुरू से लगे हुए हैं, हम सब देख रहे हैं। और डॉक्टर सुरेश की तो जितनी रिसर्च है, हम चाहेंगे कि गुड न्यूज टुडे पर लगातार हम कोशिश आगे करें कि इस तरह का शो बनाएं कि आपकी रिसर्च भी हम यहाँ दिखा सके। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोशिश हमारी यही है कि आपके घर आई गुड न्यूज ही बनी रहे, उसमें बैड न्यूज बिल्कुल ना आए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारे भ्रम को दूर करने की कोशिश की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।